नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होने वाली है। इससे संबंधित हम जो विधि के 10 प्रश्न पत्र हैं उनके प्रश्न और उत्तर प्रतिदिन देखते हैं शाम को 8 बजे और उनकी व्याख्या देखते हैं। और ये वही प्रश्न और उत्तर हैं जो कि कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि सही उत्तर बताइए, वह क्या है कि चोरी में यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है इसमें चोरी में, जिसमें किसे धारा 378 में इनका उल्लेख चोरी का बारे में बताया गया है। 379 में इसके दंड का प्रावधान है जो कि 3 वर्ष का कारावास दिया जाता है। ठीक है, तो चोरी में क्या आवश्यक है, किसी भी प्रकार की संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, कोई मूल्यवान प्रतिभूति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, या केवल अचल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो। तो जो इसका सही उत्तर है वो आप देख पा रहे हैं, वह आपका उत्तर ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोरी के अपराध के गठन हेतु आवश्यक है कि कोई चल संपत्ति के लेने का, ध्यान रखिएगा, चल संपत्ति जरूर ये फैक्ट याद रखिएगा, का बेईमानीपूर्ण आशय हो, क्योंकि अचल संपत्ति चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अपराध की तैयारी भी कठोर दंड से दंडनीय है। यानी जो तैयारी करते हैं वह भी दंडनीय होता है, वो भी कठोर दंड से। ठीक है, चोरी की, हत्या की, बलात्संग की या डकैती की। जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, डकैती। किसमें बताया गया है, धारा 399 इसका उल्लेख है। और डकैती किसमें बताई गई है, वह है धारा 391 में, और लूट किसमें है, धारा 390 में। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अनुसार जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास, ये कारावास कितना होगा, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा तैयारी भी यहाँ दंडनीय है। निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। धारा 377 के बारे में बता रहा है। कौन कौन, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन, नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो जो इसमें आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। आइए देख लेते हैं कि सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को पुष्ट किया है। उच्चतम न्यायालय ने नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को क्या किया था, रद्द कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि किसमें मान्य किया गया, सुरेंद्र कुमार कौशल। नाज फाउंडेशन देख के ये मत मार दीजिएगा कि नाज फाउंडेशन बनाम राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषाधिकार का उपबंध है केवल अधिकार के रूप में, केवल कर्तव्य के रूप में, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों रूप में, न तो अधिकार के रूप में न ही कर्तव्य के रूप में। ठीक है, तो विशेषाधिकार हम देखते हैं कहाँ कहाँ, धारा 123 और धारा 124 बताती है। ठीक है, शासकीय संसूचनाओं के बारे में। तो इसका जो सही है आपका वह आपका ऑप्शन है, केवल अधिकार के रूप में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 24 के अर्थों में कहा जा सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपबंध केवल अधिकार के रूप में ही किया गया है। ठीक है, किस रूप में, अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा में प्रावधानित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके चारों सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है जो आपके एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। तो जो इसका सही प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 85 का क। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 का क में इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा के बारे में बताया गया है।
और 85 क्या बताता है, मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा। 85 का ख में क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा। और धारा 85 ग क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा। तो अंकीय हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा ख में, और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के मामले में उपधारणा क्या करती है, 85 का ग करता है। ठीक है, और उपधारणा करेगा या कर सकेगा ये किस में साक्ष्य में बताया गया, धारा 4 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अब संपत्ति अंतरण अधिनियम से यह प्रश्न है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसको अंतरित किया जा सकता है। मतलब क्या क्या अंतरण करने योग्य है और क्या क्या अंतरित किया जा सकता है, इसके बारे में क्या बताया गया है, किस धारा में, धारा 6 में। इसमें है पहला ऑप्शन है आपका अधिष्ठायी दाय से पृथक सुखाधिकार को, दूसरा है केवल वाद लाने का अधिकार, तीसरा है आपका भावी पोषण का अधिकार, चौथा क्या है, अनियोज्य दावा। तो जो इसका सही उत्तर है आपका अनियोज्य दावा का अंतरण किया जा सकता है। इसकी व्याख्या यहाँ परिभाषा दी गई है धारा 3 में, और जो इसका संपूर्ण उल्लेख है वह धारा 130 से 37 में इसका अनियोज्य दावा के बारे में बताया गया है। ठीक है, सॉरी, अगले आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 के अनुसार अनियोज्य दावा का अंतरण योग्य होता है, किंतु धारा 6 के प्रतिबंध के अधीन वाद लाने मात्र का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार तथा अधिष्ठायी स्थल से पृथक सुखाधिकार अंतरण योग्य नहीं है। यानी धारा 6 वही मैंने बताया क्या है कि क्या चीज़ें अंतरण योग्य नहीं है उसके बारे में बताता है। संपत्ति को व्यनित करने के से अवरुद्ध करने वाले शर्तें दी गई हैं। जो संपत्ति आपकी व्यनित की जाएगी उसके अवरुद्ध करने की जो शर्त है उसके बारे में है। धारा 9 क्या बताती है, मौखिक अंतरण। ठीक है, धारा 10 वो भी व्ययन से संबंधित है। धारा 11 क्या है, व्ययन से संबंधित अवरुद्ध, और एक किसी प्रकार के अवरुद्ध से है। और धारा 12 आइए इसका जो सही उत्तर है वह है आपका धारा 11 यानी ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 11 के अंतर्गत संपत्ति को व्यनित करने से अवरुद्ध करने वाली शर्तें दी गई हैं। यद्यपि सशर्त अंतरण किया जा सकता है, परंतु ऐसी शर्तें अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध हैं, तो वह क्या होंगी, शून्य। सशर्त अंतरण किस में बताया गया है, धारा 25 में। धारा 10 क्या बताता है, पश्चातवर्ती पूर्ववर्ती अंतरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। शाश्वत के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। शाश्वत के विरुद्ध किस में बताया गया, धारा 14 में इसके बारे में उल्लेख है। डायरेक्ट ये धारा भी पूछी जा सकती है। ये क्या है कि दान के लिए अस्थायी अंतरण, व्यक्तिगत संविदाएं, अग्रभ सुपा या उपयुक्त सभी, ये अपवाद हैं। इसके अपवाद पूछ रहा है ना, तो ये सारे अपवाद हैं। जो इसका होगा ये सारे होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाश्वत के विरुद्ध नियम ठीक से ये कैप्चर्ड नहीं है। अपवाद है लोक के लाभ के लिए अंतरण, इसमें दान के लिए अस्थायी अंतरण भी शामिल है। व्यक्तिगत कराए, इसमें सूफा भी शामिल है, मुस्लिम शब्द है यह। भूमि के साथ साथ चलने वाली संविदाएँ भी हैं, और भार और वक्फ, तो ये सभी जो हैं क्या है, शाश्वत के विरुद्ध नियम के अपवाद है। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी व्याख्याएं आप जरूर देखिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहता है। ठीक है, हमारे द्वारा GS का अध्ययन कराया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा। UP PCS RO ARO BEO सब के लिए विस्तृत रूप से अध्ययन कराया जा रहा है। इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए 7905901018 पर संपर्क करें, अन्यथा दूसरा नंबर 9453 इन किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 79 वाले नंबर पे आप संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।